हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए रसायन विज्ञान पहले पार्ट क्लास 10th के शुरुआती क्रियाकलाप का जिक्र करेंगे। अभी तक हमने जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए थे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हिंदी मीडियम के भी कुछ वीडियो बनाइए ताकि हम लोगों को भी कुछ उसका लाभ मिले। उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए आज मैं क्रियाकलाप के वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्रियाकलाप जो पहला है, उस पहले क्रियाकलाप में आपसे कहा गया है कि मैग्नीशियम की रिबन लेना है और मैग्नीशियम की रिबन को वायु की उपस्थिति में आपको जलाना है। बच्चे, जब हम मैग्नीशियम की रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद रंग का चूर्ण यानी कि पाउडर बनता है और जो आपकी मैग्नीशियम की रिबन होती है वह श्वेत चमकदार ज्वाला के साथ जलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम की रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि मैग्नीशियम की रिबन जो होती है यह श्वेत चमकदार ज्वाला के साथ जलती है और साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद रंग का चूर्ण बनता है। अगर हम बात करें इस रासायनिक समीकरण के, इस रासायनिक अभिक्रिया का, क्रियाकलाप के, तो वो कुछ ऐसा होगा। क्रियाकलाप 1 की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीशियम Mg ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं, मतलब जलाने पर यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद रंग के चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम इस रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान से देखें तो ये रासायनिक जो समीकरण हमारा लिखा हुआ है ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन का 2 परमाणु है और उत्पाद की तरफ 1 परमाणु है। तो इसको हम संतुलित करने के लिए यहाँ पहले उत्पाद की तरफ हम 2 से गुणा करेंगे, मैग्नीशियम का 2 परमाणु हो जाएगा, उसको संतुलित करने के लिए हम अभिकारक में भी 2 से गुणा करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारा जो पहला क्रियाकलाप है वो कुल मिलाकर के बना 2Mg प्लस O2 = 2MgO। अगर हम क्रियाकलाप 2 की बात करें तो क्रियाकलाप 2 में आपसे कहा गया है कि आपके पास 2 परख नलियां हैं। एक परख नली में आप लेंगे लेड नाइट्रेट और दूसरे परख नली में लेंगे आप पोटेशियम आयोडाइड और बाद में उनको आपस में मिला देंगे। तो स्टूडेंट, अगर हम लेड नाइट्रेट में, जिसका कि फार्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, इसमें अगर हम पोटेशियम आयोडाइड यानी कि Ki मिलाते हैं तो यहाँ पर आपस में इनकी अभिक्रिया होती है और आपको एक लेड आयोडाइड यानी कि PbI2 का, लेड आयोडाइड जिसका सूत्र होता है PbI2 का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ ही साथ बनता है पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3। अगर हम इस अभिक्रिया को, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करें तो यहाँ पर आप देख रहेंगे उत्पाद में आयोडीन के 2 परमाणु हैं, वहीं अभिकारक में 1 परमाणु है, तो इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, पोटेशियम का 2 परमाणु हो जाएगा और 2 परमाणु पोटेशियम का करने के लिए हमको उत्पाद साइड में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्रियाकलाप जो हमारा 2 है उसमें सीधा सा आपका क्वेश्चन है कि क्या होता है जब हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को मिलाते हैं। तो जब हम लेड नाइट्रेट विलयन और पोटेशियम आयोडाइड विलयन को आपस में मिलाते हैं तो हमारा लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनेगा और साथ में बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। जो क्रियाकलाप हमारा 3 है, वो क्रियाकलाप 3 में हमसे कहा गया है कि आप एक शंक्वाकार फ्लास्क लीजिए और उस शंक्वाकार फ्लास्क में आप डाल लीजिए दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े, मतलब कुछ दानेदार जिंक डाल दीजिए और उसमें आप मिला दीजिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। स्टूडेंट, जब आपका दानेदार जिंक तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह लवण बनाता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या होता है जब दानेदार जिंक में हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। तो सीधा जवाब होता है कि आपका हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा। अगर हम इसके रासायनिक समीकरण की बात करें तो रासायनिक समीकरण आपका बनेगा जिंक प्लस तनु HCl यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पर बन जाएगा उत्पाद जिंक क्लोराइड और साथ ही साथ उत्सर्जित होगा हाइड्रोजन यानी कि H2। अगर हम यहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं तो यही अभिक्रिया बन जाती है ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है।
अगर हम ऊपर वाले रासायनिक अभिक्रिया को देखें तो यहाँ पर उत्पाद साइड में आपको 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन के एटम दिख रहे हैं, परमाणु दिख रहे हैं, और उसको संतुलित करने के लिए हमको अभिकारक में 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट हमारा फाइनल रिएक्शन बनेगा Zn प्लस 2HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2, और दूसरा रासायनिक समीकरण बनेगा Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। हम आपको कुछ खास बातें बताना चाहते हैं इस रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। पहली रासायनिक समीकरण जो हमारे सामने लिखा हुआ है 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 अभिकारक मिल रहे हैं और एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ऊपर वाला रासायनिक समीकरण है ये आपका एक प्रकार का संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरे रासायनिक अभिक्रिया में आप देख रहे हैं, दूसरे रासायनिक समीकरण में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड अभिक्रिया कर रहा है और लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप बन रहा है और साथ में बन रहा है पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर आपका एक पीला अवक्षेप बन रहा है, यानी कि ये रासायनिक समीकरण जो है वो आपका अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण हो जाएगा। साथ ही साथ आपको ये देख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के बीच में आयन की अदला बदली हुई है। लेड जो है वो आयोडीन के साथ जुड़ गया है और पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ गया है। तो इस रासायनिक समीकरण में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभिकारक के भीतर आयन की अदला बदली हो रही है। मतलब यही रासायनिक समीकरण आप द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ जो हमारा क्रियाकलाप 3 का दोनों रासायनिक समीकरण है, इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आपका हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है, या जिंक ने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया है। तो ये दोनों रासायनिक समीकरण जो हमारे हैं ये हम विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट 3 क्रियाकलाप के बाद अब हम आप लोगों को चौथे क्रियाकलाप के बारे में बताना चाहते हैं। जो हमारा चौथा क्रियाकलाप है वो है शुष्क चूने से। शुष्क चूना जिसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। शुष्क चूने में जब हम पानी मिलाते हैं तो शुष्क चूना पानी के साथ बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करता है और वो बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ उत्पाद में हमको ऊष्मा की भी प्राप्ति होती है। अगर हम इस क्रियाकलाप को रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो क्रियाकलाप जो हमारा 4 है उसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे। शुष्क चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें जब हम पानी मिलाएंगे तो ये पानी के साथ तेजी के साथ अभिक्रिया करेगा और जो हमारा शुष्क चूना होगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाएगा और साथ ही साथ हमको उत्पाद साइड में या उत्पाद में हमको ऊष्मा की प्राप्ति भी होगी। इस क्रियाकलाप में हम ये देख रहे हैं कि 2 अभिकारक मिल रहे हैं और एकल उत्पाद यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो रहा है, यानी कि ये आपकी संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि हमको उत्पाद की तरफ ऊष्मा की भी प्राप्ति हो रही है। मतलब ये रासायनिक समीकरण हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो अगला क्रियाकलाप है क्रियाकलाप 5, वो क्रियाकलाप 5 हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस क्रियाकलाप में हमसे कहा गया है कि आपको फेरस सल्फेट क्रिस्टल के बारे में वो क्रियाकलाप कहा गया है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल जिसको हम सामान्य रूप से हरा कशीस भी कहते हैं और इसका सूत्र होता है FeSO4.7H2O। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का सूत्र क्या होगा, तो सूत्र होता है FeSO4.7H2O। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, ये तो एक मजाकिया क्वेश्चन है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का नाम हरा कशीस है तो जाहिर सी बात है इसका रंग भी क्या होगा, हरा होगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब हम गर्म करते हैं स्टूडेंट तो सबसे पहले इसका रंग गायब हो जाता है। इसका जो हरा रंग होता है वो सबसे पहले गायब हो जाता है, मतलब ये रंगहीन हो जाता है और ये बन जाता है फेरस सल्फेट FeSO4+7H2O में, मतलब 7 जल के अणु इसके अलग हो जाते हैं। जब इसके जल के अणु अलग हो जाते हैं तो इसका हरा रंग गायब हो जाता है। फिर जब हम इसको और गर्म करते हैं तो जो बना हुआ हमारा फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट जो हमारा है जब हम और गर्म करते हैं तो ये टूटता है और टूटने के उपरांत ये 3 उत्पादों में बदल जाता है। पहला उत्पाद ठोस पदार्थ बनता है आयरन थर्ड ऑक्साइड या जिसको हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, और उसके अलावा 2 गैस हमको प्राप्त होती हैं जो जलते हुए सल्फर के गंध की होती हैं।
और वो दोनों गैसें होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। मतलब हमारा जो उत्पाद बनता है वो फेरिक ऑक्साइड बनता है, साथ ही साथ बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो स्टूडेंट यहां से हमसे दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या होता है जब फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करते हैं? तो आप कहोगे फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट बनता है और 7H2O बनता है, जिसकी वजह से आपका फेरस सल्फेट क्रिस्टल का हरा रंग गायब हो जाता है, मतलब वो रंगहीन हो जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए क्या होता है जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, तो आपका जवाब होगा कि जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। अगर हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहें तो यहाँ पर हमको आयरन के दो परमाणु दिखाई देते हैं और यहाँ पर एक परमाणु दिखाई देता है, तो इसको हमको 2 से गुणा करने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब हमारा फाइनल रिएक्शन अगर हम इसको मजाकिया ढंग में याद करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और 2 ठोरी पट्टीदार बनते हैं। पट्टीदार मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिनकी एक विशिष्ट गंध होती है जो कि जलते हुए सल्फर की तरह होती है। अगर हम अगले क्रियाकलाप की बात करें तो अगला क्रियाकलाप जो हमारा क्रियाकलाप नंबर 6 है, ये संबंधित है लेड नाइट्रेट को गर्म करने से। स्टूडेंट जो सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी पिछले सालों में बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है? तो लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? अगर आपका सीधा सवाल पूछा जाता है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो स्टूडेंट आपका जवाब होगा कि हमको एक भूरे रंग का हमको धुआं प्राप्त होता है। ये भूरे रंग का जो धुआं हमको मिलता है वो मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 का, और साथ ही साथ मिलता है हमको लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन। मतलब अगर हम कहें कि लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो हमको क्या उत्पाद मिलता है, तो उत्पाद हमारा होता है लेड ऑक्साइड, साथ ही साथ हमको भूरे रंग का धुआं मिलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और साथ ही साथ मिलता है ऑक्सीजन यानी कि O2। स्टूडेंट मैं आपको एक सिंपल सी बात बताना चाहूंगा कि अगर इस रासायनिक अभिक्रिया को हमको संतुलित करना है तो इस रासायनिक अभिक्रिया में हम लेड नाइट्रेट के शुरुआत में 2 अणु लेंगे। ये आपको याद कर लेना है, ये याद करना है कि लेड नाइट्रेट के 2 अणु को अगर हम लेकर के गर्म करते हैं तो क्या होता है, जिससे हमारा रासायनिक अभिक्रिया को संतुलन करना आसान हो जाएगा। इसके बाद हम आपको संतुलित करने में फिर आगे कोई गिनती याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको समझा दे रहा हूं। यहाँ आपको लेड के 2 परमाणु दिख रहे होंगे, तो यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देंगे तो हमारे लेड के परमाणु संतुलित हो जाएंगे। अगर हम नाइट्रोजन के परमाणु को संतुलित करना चाहें तो एक लेड नाइट्रेट के अणु में 2 नाइट्रोजन के परमाणु होते हैं, और 2 लेड नाइट्रेट का अणु हमने लिया है तो 2 दूनी 4 नाइट्रोजन के परमाणु हो जाएंगे। मतलब यहां पर आपको नाइट्रोजन के आगे 4 से गुणा करने की आवश्यकता है। ऑक्सीजन को अगर हम बात करें तो एक लेड नाइट्रेट के अणु में आपको 3 दूनी 6 ऑक्सीजन दिखाई देते हैं, और वहीं पर आपने लेड नाइट्रेट के 2 अणु लिए हुए तो 6 दूनी 12 ऑक्सीजन आपके अभिकारक साइड में होंगे। उत्पाद के साइड में अगर हम काउंट करें तो 2 एक कम 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 और 2 12, मतलब ऑक्सीजन के परमाणु भी आपके संतुलित हो गए हैं। मतलब आपका फाइनल रिएक्शन यह बना है 2PbNO3 का होल ट्वाइस इज इक्वल टू 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। जो सबसे खास बात इस रासायनिक अभिक्रिया की है वो ये है कि ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ये भूरे रंग का धुआं है। तो स्टूडेंट मैं आपको अगर एक रिव्यू के रूप में एक रिवीजन के बाद में तीनों क्रियाकलाप का जिक्र करूं तो आपका सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि जब हम शुष्क चूना में पानी मिलाते हैं तो वो आपका बुझे हुए चूने में बदल जाता है और साथ ही साथ ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अगर हम बात करें फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो सर्वप्रथम इसका हरा रंग गायब हो जाता है और ये रंगहीन हो जाता है। अगर हम और गर्म करते हैं तो फेरस सल्फेट जो हमारा होता है वो वियोजित हो जाता है और वो फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाता है। अगर हमसे कोई पूछे कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो हमारा जवाब होगा कि हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरे रंग का धुआं प्राप्त होता है। स्टूडेंट अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर जिक्र करूं तो हमारा ये ऊपर का रिएक्शन क्रियाकलाप 4 का रिएक्शन संयोजन अभिक्रिया है, साथ ही साथ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगर मैं क्रियाकलाप 5 की बात करूं तो फेरस सल्फेट को गर्म करना यह आपका वियोजन अभिक्रिया है, और लेड नाइट्रेट को गर्म करना यह भी आपका वियोजन है, लेकिन यहाँ पर वियोजन जो है वो गर्म करने से हो रहा है, यानी कि ये आपका एक प्रकार का ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। आपके एनसीईआरटी में ऊष्मीय वियोजन का एक छोटा सा उदाहरण और दिया हुआ है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं
और कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है इसका उपयोग हम सीमेंट इंडस्ट्री में यानी कि सीमेंट उत्पाद में करते हैं। आपको ये भी बात याद रखनी है। मतलब जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण लिखिए, तो आप फेरस सल्फेट को गर्म करने का उदाहरण लिख सकते हो, आप लेड नाइट्रेट को गर्म करने का उदाहरण लिख सकते हो, आप कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने का उदाहरण ले सकते हो। आपके पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई भी आप एक ऑप्शन उत्तर में लिख सकते हो। आपसे अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण पूछे तो भी आप इन तीनों में कोई भी एक रासायनिक समीकरण वहां पर उत्तर के रूप में लिख सकते हो, क्योंकि जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। आगे की क्रियाकलाप के बारे में हम आपको बताने से पहले शुरुआती 6 क्रियाकलाप के बारे में एक बार फिर से बताए दे रहे हैं। पहला क्रियाकलाप है मैग्नीशियम की रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO का सफेद रंग का चूर्ण मिलता है, और जो मैग्नीशियम की रिबन होती है वो चमकदार ज्वाला के साथ जलती है श्वेत रंग की। दूसरे क्रियाकलाप में हमसे कहा गया है कि जब हम लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया कराते हैं तब क्या बनता है, तो आपका जवाब होगा कि हमको लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। क्रियाकलाप 3 में हमसे कहा गया है कि अगर हमको शंक्वाकार फ्लास्क में दानेदार जिंक में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो क्या बनता है, तो आपका सीधा जवाब होगा कि हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। चौथे क्रियाकलाप में हमसे कहा गया है कि अगर हम शुष्क चूने में यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ ही साथ आपका ऊष्मा उत्सर्जित होगा। क्रियाकलाप 5 में हमसे कहा गया है कि जब हम फेरस सल्फेट क्रिस्टल यानी कि FeSO4.7H2O को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो स्टूडेंट सबसे पहले उस रंगहीन होता है, और जब हम और ज्यादा गर्म करते हैं तो हमारा जो फेरस सल्फेट होता है इसका ऊष्मीय वियोजन होता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और तीसरा, जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक्टिविटी 6 के बारे में कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो आपका जवाब होगा कि हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरे रंग का धुआं प्राप्त होता है। और अगर सिंपल हमसे पूछा जाए कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है, तो हमारा जवाब होगा कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हमारा अगला क्रियाकलाप हम आपको बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट, हमारा अगला क्रियाकलाप है क्रियाकलाप 7, जो जुड़ा हुआ है जल के विद्युत अपघटनी वियोजन से। मतलब जल में हमको प्रवाहित करनी है विद्युत धारा। जब भी हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका विद्युत वियोजन होता है, जिसके फलस्वरूप हमको कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है और एनोड पर हमको प्राप्त होता है ऑक्सीजन। कैथोड जिसको हम ऋण इलेक्ट्रोड कहते हैं और एनोड जिसको हम धन इलेक्ट्रोड कहते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जल का हम विद्युत वियोजन करते हैं तो हमको कैथोड और एनोड पर प्राप्त होने वाली गैस का जो अनुपात होता है आयतन का, वो क्या होता है। तो कैथोड पर स्टूडेंट हमको मिलता है हाइड्रोजन और एनोड पर मिलता है ऑक्सीजन। तो उनका अनुपात जानने के लिए हम इस रासायनिक समीकरण को पहले समझते हैं। रासायनिक समीकरण हमारा कुछ ऐसा होता है, जल मतलब H2O, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब इसका हम विद्युत वियोजन करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये टूटता है, बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन हमारा बनता है कैथोड पर, कैथोड मतलब ऋण इलेक्ट्रोड पर, और जो ऑक्सीजन बनता है ये बनता है एनोड पर, एनोड मतलब धन इलेक्ट्रोड पर। अगर हम इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चाहें तो उत्पाद में आपको ऑक्सीजन के 2 परमाणु दिख रहे हैं और हाइड्रोजन यहाँ पर आपको अभिकारक में 1 परमाणु दिख रहा है, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन के यहाँ 2 दूनी 4 परमाणु हो जाते हैं, इधर 2 परमाणु है तो इसको भी हम 2 से गुणा कर देंगे। आप खुद देख सकते हैं कि कैथोड पर जो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है वो 2 है और एनोड पर जो ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रहा है वो 1 है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो होगा 2:1 का। तो हमारा ये सीधा सा क्वेश्चन है कि अगर आपका जल का विद्युत वियोजन होता है तो कैथोड और एनोड पर उत्पन्न होने वाली गैस के आयतन का अनुपात क्या होगा, तो उत्तर होगा 2:1। कभी कभार क्वेश्चन ट्विस्ट कर देते हैं, बदल देते हैं और पूछ लेते हैं एनोड और कैथोड पर मुक्त होने वाली गैस का अनुपात क्या होगा, तो उत्तर आपका बदल जाएगा, 1:2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम अगला क्रियाकलाप आपको बताने जा रहे हैं बेटा, क्रियाकलाप 8। जो अगला क्रियाकलाप हमारा क्रियाकलाप 8 है वो हमारा विद्युत वियोजन के बाद जो नेक्स्ट टाइप का वियोजन है उसको हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में हम क्या करते हैं, सिल्वर क्लोराइड लेते हैं और सिल्वर क्लोराइड को उठा करके हम सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। जो हमारा सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड, जब उसको हम उठा करके सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं तो वो वियोजित हो जाता है, टूट जाता है और वो धूसर यानी कि ग्रे रंग के सिल्वर और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाता है।
रिएक्शन की अगर हम बात करें, रासायनिक समीकरण की बात करें, तो सिल्वर क्लोराइड सफेद रंग का होता है AgCl। और अगर जब हम इसको रख देते हैं सूर्य का प्रकाश, इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब हम रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। यहाँ पर 2 क्लोरीन का परमाणु दिख रहा है, यहाँ 1 क्लोरीन का परमाणु दिख रहा है, इसको 2 से गुणा कर देंगे। Ag का यहाँ 2 परमाणु होता है, तो उसको करने के लिए हम इधर भी 2 से गुणा कर देंगे। आपको ध्यान देना है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो सफेद रंग का होता है, और जो आपका सिल्वर होता है ये धूसर यानी कि ग्रे रंग का होता है। रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो वहां पर आपका जवाब सिल्वर क्लोराइड दिया होगा, वो भी सही हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड दिया होगा, वो भी सही हो जाएगा। जिस प्रकार सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक समीकरण लिखा जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड का भी रासायनिक समीकरण लिखा जाता है। बस जहां पर Cl होता है वहां पर हम Br कर देते हैं। अगला जो हमारा क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप 9। क्रियाकलाप 9 हमारे लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्रियाकलाप 9 में हमसे यह कहा गया है क्या होता है जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील मिलाते हैं। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में बच्चा हम लोहे की कील मिलाते हैं तो वहां पर आपको विस्थापन अभिक्रिया देखने को मिलता है। विस्थापन अभिक्रिया क्या है उसको मैं आपको समझाऊंगा, पहले हम रासायनिक समीकरण का बात कर लें। लोहे की कील मतलब लोहा यानी कि Fe, और कॉपर सल्फेट का विलयन मतलब CuSO4। यहां पर जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं तो जो लोहा होता है, आयरन होता है आपका, ये कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, और जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वो अपने से कम क्रियाशील धातु को उनके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती हैं। मतलब ये आपका जो Fe है ये कॉपर सल्फेट से कॉपर को अलग कर देता है, और खुद जाकर के SO4 से जुड़ करके FeSO4 बनाता है, और कॉपर हमारा अलग हो जाता है। अगर हम इस रासायनिक अभिक्रिया से जुड़े हुए क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन हमारा क्या है उसको सुनिए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या होता है जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील मिलाते हैं। तो पहला जवाब ये होता है कि कॉपर सल्फेट का जो विलयन होता है उसमें होता है Cu+2 आयन, मतलब क्यूप्रिक आयन, जिसकी वजह से विलयन का रंग होता है नीला। क्या होता है बेटा? नीला। और जब हम लोहे की कील मिलाते हैं तो विलयन में कॉपर आयन का नंबर घटने लगता है, जिसकी वजह से जो विलयन का नीला रंग है वो धीरे धीरे मलिन होने लगता है, मतलब हल्का होने लगता है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे की कील भूरी क्यों हो जाती है। तो ये जो आपका कॉपर आयन है वो कॉपर आयन अपचयित हो जाता है, अपचयित होकर के वो जाकर के लोहे की कील के ऊपर अवक्षेप की परत के रूप में जम जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो लोहे की कील होती है वो भूरी हो जाती है। तो सवाल फिर से सुन लीजिए जो पूछा जाता है परीक्षा में कि जब हम कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील मिलाते हैं तो क्या होता है। तो उसका पहला जवाब ये होगा कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील मिलाते हैं तो विलयन का जो नीला रंग होता है वो मलिन हो जाता है, क्योंकि विलयन में कॉपर आयन की संख्या कम हो जाती है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि लोहे की कील भूरी क्यों हो जाती है। तो ये जो कॉपर आयन होता है वो जा करके लोहे की कील के ऊपर परत के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपका लोहे का कील है वो बाद में भूरे रंग का हो जाता है। यहां पर अगर हम बात करें तो लोहा कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी कि लोहे ने कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर दिया, या हम ये भी कह सकते हैं कि लोहे ने कॉपर को अपचयित कर दिया, और वो कॉपर जो है वो लोहे के ऊपर, लोहे की कील के ऊपर परत के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिसकी लोहे की कील भूरी हो जाती है और विलयन का नीला रंग धीरे धीरे करके मलिन हो जाता है। अगला क्रियाकलाप जो है उसको बताने से पहले मैं इन रासायनिक अभिक्रियाओं को एक बार फिर से समझा देता हूं। जो हमारा क्रियाकलाप 7 है ये जल के विद्युत वियोजन से संबंधित है। जल का जब विद्युत वियोजन किया जाता है तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है और एनोड पर ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है, और कैथोड और एनोड पर प्राप्त होने वाली गैस का अनुपात होता है 2:1। जब हम दूसरा क्रियाकलाप जो 8वां हमारा है वो आपका सिल्वर क्लोराइड का प्रकाशीय वियोजन से संबंधित है। जब हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में उठा करके रखते हैं तो हमारा श्वेत रंग का, सफेद रंग का जो सिल्वर क्लोराइड है ये वियोजित होकर के ग्रे यानी कि धूसर रंग के सिल्वर और क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ये आपका प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। अगला जो हमारा क्रियाकलाप 9 है उसमें आपका जो लोहे की कील को हम कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं तो क्या होता है
तो लोहे की कील को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में मिलाते हैं तो लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो लोहा जो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और खुद सल्फेट से जुड़ करके FeSO4 का निर्माण कर देगा, जिसकी वजह से विलयन में कॉपर आयन का संख्या घटने लगता है। विलयन का नीला रंग धीरे धीरे करके मलिन हो जाता है और जो अपचयित कॉपर है वो लोहे की कील के ऊपर परत के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से लोहे की कील आपकी भूरी हो जाती है। अगला क्रियाकलाप 10 में हम ये देखेंगे कि सोडियम सल्फेट हमारे पास होगा और बेरियम क्लोराइड हमारे पास होगा। दो विलयन होंगे परख नली में, एक परख नली में सोडियम सल्फेट होगा और दूसरे परख नली में बेरियम क्लोराइड होगा और हम इनको आपस में मिक्स करेंगे। यह क्रियाकलाप हमारा कुछ हद तक क्रियाकलाप 2 की तरह है, जहां पर आपको याद दिलाते हैं कि लेड नाइट्रेट में हम पोटेशियम आयोडाइड विलयन को मिलाए थे तो हमको एक पीला अवक्षेप मिला था लेड आयोडाइड का। यहाँ पर भी स्टूडेंट हमारे पास 2 विलयन है, एक विलयन है हमारा बेरियम क्लोराइड का BaCl2 और दूसरा विलयन है हमारा सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 का। जब हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट विलयन को आपस में अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ चला जाता है और सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ चला जाता है, तो हमारा बन जाता है बेरियम सल्फेट और साथ में बन जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl। अगर हम इस अभिक्रिया को संतुलित करें तो अभिकारक में आपको 2 सोडियम और 2 क्लोरीन के परमाणु दिख रहे हैं, तो यहां पर हम 2 से गुणा कर देते हैं। इस अभिक्रिया में जो इस क्रियाकलाप में खास बात है देखने की वो ये है कि जब हम बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट विलयन को आपस में मिलाते हैं तो हमको बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होना यह बताता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया आपकी अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। अवक्षेप हम उसको कहते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप आपको एक ठोस अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है तो उस ठोस अविलेय पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। यह आपका क्रियाकलाप का जो रासायनिक समीकरण है यह अवक्षेपण अभिक्रिया का भी उदाहरण है। इसको आप द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्रियाकलाप 2 में पहले भी बताया हुआ है। जो स्टूडेंट हमारा क्रियाकलाप अगला है क्रियाकलाप 11, जो कि हमारा इस पाठ का सबसे अंतिम क्रियाकलाप है। उसमें आपसे कहा गया है कि आपको चाइना डिश में, मतलब एक छोटे से चाइना डिश के बर्तन में, चीनी मिट्टी के बर्तन में आपको कॉपर पाउडर लेना है और उस कॉपर पाउडर को आपको गर्म कर देना है। तो जब हम चाइना डिश में या चीनी मिट्टी के बर्तन में आप कॉपर का पाउडर लेते हो तो वह कॉपर पाउडर भूरे रंग का होता है और जब आप उसको गर्म करते हो वायु की उपस्थिति में तो वो वातावरण की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे उस कॉपर की परत जो होती है वो उसके ऊपर एक कॉपर ऑक्साइड यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड, जिसको हम कॉपर सेकेंड ऑक्साइड भी कहते हैं, उसकी परत एकत्रित हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका भूरे रंग का कॉपर है वो काले में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं रासायनिक अभिक्रिया की बात करूं, इसके रासायनिक समीकरण की, तो जो कॉपर होता है यह वातावरण की ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर अभिक्रिया करता है और यह CuO में बदल जाता है। अगर मैं इसको संतुलित करूं तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, 2 कॉपर यहाँ पर है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। आपका कॉपर होता है भूरे रंग का, लेकिन जब हम उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसकी जो परत होती है वो काले रंग की हो जाती है और वो काले रंग की हो जाती है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड बनने के कारण। क्वेश्चन पूछा जाता है क्या होता है जब हम कॉपर चूर्ण को गर्म करते हैं चाइना डिश में रह करके, तो आपका सीधा जवाब होगा कि जो आपका कॉपर है भूरे रंग का वो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड में बदल जाएगा और वो सतह उसकी जो है वो क्या हो जाएगी, काली हो जाएगी। धन्यवाद।